प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे और उम्मीद है आप लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इनमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्किप करा दिया था। उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कुछ जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनमें उनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनमें ऐसी थी जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं इनका सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करता था लेकिन इन्फिनिट मनी सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलते थे। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर इसकी बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं इन इक्वेशन के केस में आपको जो है वो इन्फिनिट मनी सॉल्यूशन मिलते हैं। इन्फिनिट मनी सॉल्यूशन मीन्स कोई एक अननोन ऐसा होगा, एक या दो या एक से ज़्यादा अननोन ऐसे होते हैं जिनकी आप आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है वो खुद से सपोज करते हैं और उन उसी के करस्पॉन्डिंग जो है बाकी अननोन की वैल्यू जो है वो लिखते हैं। तो जो आर्बिट्रेरी वैल्यू आप खुद से सपोज करते हैं क्योंकि वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर आपके पास इन्फिनिट मनी रियल नंबर होते हैं। तो इन दी एंड आप कहते हैं कि हमें जो है वो आर्बिट्रेरी सोल्यूशन मिलता है या इन्फिनिट मनी सोल्यूशन जो हमें मिलते हैं। तो ये आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपको इसका सोल्यूशन मिलता है नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो यूनिक मिलता है या इन्फिनिट मनी मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये बिल्कुल बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह हैं जो मैंने आपको पहले करने के लिए दिए थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो इतना है कि यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको करने के दिए थे वहाँ पे आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई थी। आप क्या करते थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूज़ करते हुए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे। उसके बाद फिर गास एलिमिनेशन मेथड या गास जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। और क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि उन्होंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देने की बजाय आपको डायरेक्टली जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो दिए हुए हैं हर पार्ट में। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगेन ये आपके पास एक तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही हैं जो कि सॉल्व करने के लिए आपको दी गई हैं। लेकिन बस यहाँ पे आपको अननोन जो है वो नज़र नहीं आ रहे, कौन से हैं वो x1 x2 x3 हैं या XYZ हैं, कौन से हैं। तो आप इन जनरल x1 x2 x3 उनको जो है कंसिडर करते हुए अननोन्स को अपने माइंड में, और जिस तरह इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करती हैं जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व की हैं, उसी तरह इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को भी जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है कंसिडर करते हुए सॉल्व करना है आप लोगों ने। और उसके बाद जो है अननोन जो इनमें इन्वॉल्व हो रहे होंगे जो भी, उनकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर गिवन बिलो। तो आपको जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है गिवन दिए गए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं या जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, उन मेथड को यूज़ करते हुए आप लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को देखें तो इसमें 4 पार्ट जो टोटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनमें जो पार्ट नंबर 2 है वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इसमें आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया गया है क्योंकि आपके सारे के सारे कांस्टेंट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। और बाकी जो पार्ट्स दिए गए हैं क्योंकि उनमें सारे के सारे कांस्टेंट 0 नहीं है, कम से कम एक कांस्टेंट जो है वो नॉट इक्वल 0 इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप इन क्वेश्चन को जो है सेम एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करके यही बता सकती हैं जब कि आपकी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके ऑगमेंटेड मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं उनके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और अगर एग्जिस्ट करती हैं तो यूनिक है या इनफिनिट मनी सोल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्व का मतलब यह है कि आपने वो सॉल्व करके वो सोल्यूशन भी फाउंड करने हैं अगर आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस का सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि उसका सोल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम जो है इन दी एंड फिर उसका सोल्यूशन भी जो है फाइंड आउट करेंगे, सेम वैसे ही जैसे जिस वजह से आप लोगों ने इन प्रीवियस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में आपको जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया गया है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है आपके पास यहाँ पे, इसको मैट्रिक्स कैपिटल ए उसके नीचे छोटा सा बी लिख के भी जो है इस तरह जो है वो डिनोट कर सकते हैं
ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और इसका पहला कॉलम है आपके पास 1 1 और 0, दूसरा कॉलम है आपके पास 2 1 और 1 और तीसरा कॉलम है आपके पास 1 0 और 1। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करेगी कांस्टेंट से, और उसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। कांस्टेंट है आपके पास 0 2 और 1। तो ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में गिवन दिया गया है। हम लोग ने क्या करना है, इसको नेक्स्ट जो है वो बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो सॉल्व करना है। तो बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को जो है वो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में जो है वो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जो ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर रैंक्स मैट्रिक्स ए की रैंक जो कि हमें जो ब्लू लाइन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स बनेगा उन उसमें जो नॉन जीरो रोज होंगी उनको देख के मैट्रिक्स ए की रैंक पता चलेगी। और उसके अलावा ओवरऑल इस पूरे के पूरे जो मैट्रिक्स है इसकी जो एशेलॉन फॉर्म बनेगी उस एशेलॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में बनेगी उनकी नॉन जीरो रोज को देख के हमें जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक जो है वो पता चलेगी। और मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो है वो दोनों की रैंक्स को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि सोल्यूशन जो हमारा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ट्रांसफॉर्म में एशेलॉन फॉर्म बनाने के लिए आपके पास जो मैट्रिक्स जिसको आपने रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है उसकी जो पहली रो है उसका जो पिवट एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो मैट्रिक्स हम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी उसका क्योंकि पहले से ही पिवट एलिमेंट 1 ही है तो हमें अब खुद से कुछ एक्स्ट्रा चेंजिंग करके उसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, वो वाला काम तो हमारा हो गया। अब रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि पिवट एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जो है वो सारे के सारे जीरो होते हैं। तो इस वन के ऊपर तो नीचे नहीं, ऊपर तो कोई एलिमेंट नहीं है, नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हमने क्या करना होगा, उनका हमें जीरो बनाना होगा। ठीक है, तो 1 के नीचे 1 और 0 आ रहा है, 1 सेकंड रो में आ रहा है और 0 जो है थर्ड रो में आ रहा है। तो सिर्फ हमें फिर क्या करना होगा, जस्ट इस 1 को ही 0 बनाना होगा क्योंकि थर्ड रो में पहले से ही 0 मौजूद है तो उसको हमें 0 बनाने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड रो में जो 1 है अब हमें क्या करना है, उसको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, 1 को 0 तभी बना सकते हैं जब 1 में से हम क्या करें, 1 को माइनस कर दें। तो 1 में से हम डायरेक्टली जो है वो 1 को तो माइनस नहीं कर सकते, रो ऑपरेशन लगा के 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पिवट एलिमेंट वाली रो है जिसका पहला 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 जिसका पिवट एलिमेंट 1 बन रहा है उस रो को क्या करेंगे, जो दूसरी रो है हमारे पास उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि पिवट एलिमेंट हमारे पास 1 है, हमने इस पहले एलिमेंट में से 1 को ही माइनस करना है। तो जब R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो ये वाला जो पिवट एलिमेंट 1 है वो क्या होगा, R2 के 1 में से माइनस हो जाएगा और इन दी एंड आपको जो है वो वहाँ पे 0 मिल जाएगा जो कि आप बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर ऑपरेशन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमें ऑपरेशन जो ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे वो ये वाला होगा कि हम क्या करेंगे, जो सेकंड रो है R2 उसमें से हम माइनस करेंगे R1 को। तो R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि R2 में ही चेंजिंग होगी, R1 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए जो R1 और R3 है उनको मैं पहले एज इट इज लिख देता हूँ। R1 आपके पास 1 है, 2 1 और 0, और जो R3 है वो आपके पास है 0 1 1 और 1। चेंजिंग किसमें होगी, R2 में से R1 को माइनस करना है तो R2 में से एलिमेंट्स क्योंकि माइनस होंगे तो R2 में चेंजिंग होगी। चेंजिंग करके बाद देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है। R2 के इस 1 में से जब ये वाला R1 का ये वाला 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0। उसके बाद इस 1 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। और जब इस 0 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 0 माइनस 1 आंसर हमारे पास आ जाएगा वो भी -1। उसके बाद लाइन के बाद वर्टिकल लाइन के बाद ये जो 2 आ रहा है 2 में से जब हम इस 0 को माइनस करेंगे तो 2 में से 0 को माइनस करने के बाद आंसर हमारे पास 2 ही रहेगा। तो अब देख सकते हैं दूसरा एशेलॉन फॉर्म बनाने के लिए हम कॉलम वाइज हमने मूव करना शुरू किया है। तो हमारे जो पहला कॉलम है वो क्लियर हो गया कि पहले कॉलम जो है वो उसकी जो पहली एंट्री 1 है, या जो पहली रो है उसका पिवट एलिमेंट 1 है और उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट जो है वो 0 बन गया। तो पहला कॉलम हमारा जो क्लियर हो गया है। अब हम लोगों ने मूव करना है दूसरे कॉलम की तरफ और जो दूसरी रो होगी उसके पिवट एलिमेंट को हम लोगों ने क्या करना है, अब 1 बनाना है।
तो उसको 1 बनाने के बाद आपके पास जो है वो 2 तरीके नज़र आ रहे हैं आपको। एक तरीका तो ये है कि आप इस पूरी की पूरी दूसरी रो को जो है वो -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी आपका जो है वो दूसरी रो का दूसरी रो का जो पिवट एलिमेंट है वो 1 बन जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दें, तब भी आपके पास जो है वो जो दूसरी रो है उसका जो पिवट एलिमेंट है वो आपके पास जो है वो 1 बन जाएगा। तो जो आपको आसान लगता है, जो आपको ठीक लगता है, वो आप लोग ऑपरेशन जो है यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे जो ये लगता है कि हम R2 को जो है -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं जो R2 है उसका पिवट एलिमेंट जो है वो 1 बन जाएगा। ये वाला ठीक लग रहा है, आसान लग रहा है, तो मैं यही कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेशन फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो -1 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो जो है R2 उसके साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय -1 इंटू R2। तो जब R2 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास R2 में चेंजिंग होगी, तो आपके पास आंसर आएगा 0 1 1। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आएगी, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2। तो ये क्या किया, R2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद जो बाकी रोज हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो उनको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 1 2 1 0। उसके अलावा थर्ड रो है वो आपके पास 0 1 1 और 1। तो अब देख सकते हैं आपकी जो दूसरी रो है उसका पिवट एलिमेंट 1 बन गया है। अब इस 1 की मदद से हम जो है वो इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, तो 1 के ऊपर जो 2 है उसको भी 0 बनाना है, और 1 के नीचे जो 0 है इसको भी, 1 के नीचे जो 1 है उसको भी 0 बनाना है हम लोगों ने। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट अब ये होगा। तो अब यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, दो रो ऑपरेशन जो है इकट्ठे लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने R1 और R3 में अलग अलग से चेंजिंग करनी है और R2 को यूज़ करते हुए चेंजिंग करनी है। तो R2 को यूज़ करते हुए हम दो ऑपरेशन जो है यहाँ पे इकट्ठे लगा सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन जो हम लोगों ने लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने R1 के ऊपर जो 2 है उसको 0 बनाना है, और जो R1 में 2 आ रहा है उसको 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी रो है क्योंकि उसका 2 के नीचे वाला एलिमेंट 1 है, हम क्या करेंगे, दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मीन्स कि R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और R1 में से जो है वो 2R1 को जो है 2R2 को जो है माइनस कर देंगे। इससे में ये फ़ायदा होगा कि हमारा ये वाला 2 जो है वो 0 बन जाएगा। उसी तरह दूसरा ऑपरेशन हम ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इस 1 के नीचे वाले 1 को 0 बनाना है, तो 1 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसी 1 को जो है एज इट इज़ इस 1 में से जो है माइनस करेंगे। तो एज इट इज़ तो 1 नहीं माइनस कर सकते, पूरी की पूरी रो को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, R3 में से जो सेकंड रो R2 है उसको माइनस करेंगे, तो तभी में जो है वो हमारा यहाँ पे 1 की जगह जो है वो 0 बन जाएगा। तो चेंजिंग अब किस में नहीं हो रही, चेंजिंग अब जो है सेकंड रो में नहीं हो रही अब, तो सेकंड रो के पहले एज इट इज़ लिख देते हैं 1 1 1। यहाँ पे आपके पास वर्टिकल लाइन आएगी और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -2। उसके बाद एक वक्त फिलहाल एक ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो इस ऑपरेशन को लगाते हैं यहाँ पे R1 - 2R2, कि R2 के एलिमेंट्स को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर R1 में से उन एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो यहाँ पे ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे ही आप लोगों ने रफ वर्क में करना है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर 0 आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आएगा। यहाँ पे भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आएगा, और यहाँ पे -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास -4 आएगा। तो जब R2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ आपको ये वाले आंसर जो है मिलेगा 2R2 का। ठीक है, अब इस आंसर को आप लोगों ने क्या करना है, R1 में से जो है इन आंसर को माइनस करना है। तो R1 आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, इससे प्रीवियस मैट्रिक्स में यहाँ पे तो आप देख सकते हैं उसको। R1 की पहली एंट्री कौन सी है, 1। तो 1 में से जब 2R2 के इस 0 का माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद R1 की जो दूसरी एंट्री ये 2 है, इस 2 में से 2R2 के इस 2 का माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद R1 का जो तीसरा एलिमेंट 1 है, इस 1 में से जब हम 2R2 के इस तीसरे एलिमेंट 2 को माइनस करेंगे तो 1 - 2 आंसर आपके पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। और लास्ट में जो फर्स्ट रो है उसका जो लास्ट एलिमेंट 0 है, उस 0 में से हम जो है जब इस -4 को माइनस करेंगे तो 0 माइनस 4 आपके पास जो है वो +4 बन जाएगा। तो 1 0 -4 यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो +4 आ जाएगा। तो ये मैंने क्या किया है, R1 में से R2 को माइनस करने के बाद जो है R1 की जगह जो है नए आंसर जो है वो लिख दिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट इस तरह हम जो है वो सेकंड जो रो ऑपरेशन है
उसको भी यूज़ करते हैं, उसको भी देखते हैं कि उसके बाद हम यूज़ करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है। तो R3 में से R2 को माइनस करना है, तो R3 में चेंजिंग होगी, R3 की हर एंट्री में से R2 की हर एंट्री जो है माइनस होगी। तो R3 की पहली एंट्री क्या है, 0, 0 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 ही आएगा। उसके बाद फर्दर यहाँ पे देखें तो R3 की जो दूसरी एंट्री है वो 1 है, तो इस 1 में से जब हम इस 1 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। उसके बाद R3 की जो तीसरी एंट्री है वो 1 ही है, तो इस 1 में से जब हम इस 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। और उसके अलावा ये जो R3 की फोर्थ एंट्री है, लास्ट एंट्री है 1, इस 1 में से जब हम -2 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस -2 ये आपके पास 1 + 2 बन जाएगा और ये आपके पास 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, दूसरा रो ऑपरेशन ये भी यहाँ पे लगा दिया है। दूसरा रो ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे आपके पास जो फाइनली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्विवेलेंट बन गया है, इसके इक्वल नहीं बना, इसके इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपकी रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म जो है वो बन चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे रोज को देखें तो जितनी भी रोज आ रही हैं, हर रो का नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो, पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो क्या आ रहा है, पिछली रो से आगे ही आ रहा है। और हर रो का पिवट एलिमेंट जो है वो क्या आ रहा है, वो 1 ही आ रहा है। यहाँ पे 3 बन रहा है, तो चाहे इस 3 को भी 1 बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में आप क्या कर सकते हैं, ये जो तीसरी रो है, तीसरी रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, R3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। जब नेक्स्ट ऑपरेशन में इसके बाद नेक्स्ट आप एक और ऑपरेशन लगाएंगे और R3 को जो है वो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे भी 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा। और ये वाला 3 है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको जो है 1 बना देता हूँ। तो जब R3 को आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर जो है वो 1 बन जाएगा, जो कि मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास आंसर जो है 1 बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो फाइनली रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म जो है बन चुकी है। हर नॉन जीरो रो का पिवट एलिमेंट जो है वो पिछली रो से आगे ही है, देख सकते हैं आप इस तरह। और जो हर जो पिवट एलिमेंट है उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जो है वो 0 बन रहे हैं, नहीं बन रहे, वो नहीं बन रहे यहाँ पे, तो वो भी 1 बना लेते हैं हम नेक्स्ट टाइम में। वो आपके लिए बनाना आसान ही है। अब आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो पहला पिवट एलिमेंट है इसके तो नीचे वाले एलिमेंट आपके पास सारे के सारे 0 हैं, तो ये तो कलम आपके पास क्लियर है। उसके बाद आप बात करते हैं दूसरे पिवट एलिमेंट की। इसका पहला पिवट एलिमेंट 1 नहीं है और इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट भी क्या है आपके पास 0 है, तो ये भी कॉलम आपके पास क्या है, क्लियर है। इसकी बात यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरे कॉलम की। तीसरे कॉलम में क्योंकि आप देखें पिवट एलिमेंट रो में नहीं आ रहा यहाँ पे, तो उसके ऊपर वाले एलिमेंट को भी हमें 0 बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो फोर्थ कॉलम में देखें तो फोर्थ कॉलम में जो नॉन जीरो, तीसरी नॉन जीरो है, इसका पिवट एलिमेंट आपके पास 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर वाले एलिमेंट को जो है वो 0 बनाएंगे। और इस 1 की मदद से इन ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, जब ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी आप 0 बना देंगे तो इन दी एंड फाइनली आपके पास जो है वो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म जो है बन जाएगी। फिलहाल आपके पास ये जो फॉर्म बनी हुई है ये जस्ट एशेलॉन फॉर्म है। ठीक है, तो आप एशेलॉन फॉर्म को देख के भी आप किसी मैट्रिक्स की रैंक बता सकते हैं, और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म को भी देख के भी आप किसी मैट्रिक्स की रैंक जो है बता सकते हैं। तो आप जो है वो यहाँ पे रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एशेलॉन फॉर्म तक भी इसको सॉल्व करके आप जो है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए आप ये बता सकते हैं कि आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है नहीं करता। यहाँ पे फिलहाल जो है मैं ये जो ऊपर वाला 1 के ऊपर -2 है और +4 है, इसको मैं 0 नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि मैं जैसे इसको जो है वो एशेलॉन फॉर्म तक ही सॉल्व करने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि मेरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, कैसे बता सकता हूँ, आप देखें। तो आपने अगर मैट्रिक्स ए की रैंक बतानी है यहाँ पे इस एशेलॉन फॉर्म को देखते हुए, तो मैट्रिक्स ए की रैंक जो है आपको इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वहाँ पे जो नॉन जीरो रोज होंगी उनको काउंट करके आप बताएंगे कि मैट्रिक्स ए जो है उसकी रैंक क्या होगी। तो यहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स ए की रैंक जो है बताएं, जो कि कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स जो ए है उसकी रैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि नॉन जीरो रोज आपके पास मैट्रिक्स ए के केस में आपके पास वो 2 आ रही हैं। एक नॉन जीरो रो आपके पास ये वाली है और दूसरी नॉन जीरो रो आपके पास जो है वो ये वाली है। तो एशेलॉन फॉर्म में आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए में जो है वो नॉन जीरो रोज कितनी आ रही हैं, वो 2 आ रही हैं, इसलिए मैट्रिक्स ए की रैंक आपके पास कितनी होगी, वो 2 होगी। ठीक है, और उसके बाद आप जो है अगर आपने पूरे के पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो उसके लिए आपको पूरे के पूरे मैट्रिक्स को जो है वो देखना पड़ेगा। आपको जो वर्टिकल लाइन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो एंट्रीज लिखी हैं उनको भी देखना पड़ेगा।
तो पूरे के पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो पूरे के पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के केस में आपके पास जो नॉन जीरो रोज बन रही हैं वो एक नॉन जीरो रोज आपके पास ये है, दूसरी नॉन जीरो रो आपके पास ये वाली है, और तीसरी ना जो रोज है वो भी आपके पास जो है पूरे के पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के केस में आपको जो वो भी नॉन जीरो मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक वन नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो मिल रहा है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के केस में आपको जो नॉन जीरो रोज मिल रही हैं वो 3 मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आ रही है, मैट्रिक्स ए की रैंक 2 आ रही है, और जो मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी है उसकी रैंक 3 आ रही है। तो यहाँ पे आप जो है वो ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी है उसकी रैंक के इक्वल नहीं है। तो आप लोगों को अगर कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में अगर आपके पास जो है वो मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए दोनों की रैंक्स के आंसर अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो उस केस में आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स आप कह सकते हैं कि आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब यही होता है कि उसका सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, और कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि रैंक जो है वो आपस में इक्वल नहीं है मैट्रिक्स ए की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की, इसलिए आपका जो सिस्टम क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। मीन्स आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अगर आप देखते के रैंक्स जो है दोनों मैट्रिसेस के आपस में इक्वल आ रही हैं तो फिर आप लोगों ने ये चेक करना था कि आप एक को जो सोल्यूशन मिल रहा है वो यूनिक मिल रहा है या इनफिनिट मनी सोल्यूशन जो है वो मिल रहे हैं, जो कि कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया में आपको मैंने करवाए भी हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको ये वाला कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन के केस में आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस एशेलोन फॉर्म में या एशेलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें, और अगर आपके मैट्रिक्स ए जो है उसकी रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक की इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, मीन्स उसका सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, आपका क्वेश्चन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आप जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक के इक्वल बन रही है, तो फिर आप लोगों को ये चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि आपका सोल्यूशन जो है वो यूनिक है या इनफिनिट सोल्यूशन है। ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन आपको तब मिलता है जब आपका जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो अगर नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल ही आ रही है तो उस केस में आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। मीन्स आपको x1 या उसका भी कोई ना कोई वैल्यू नंबर के केस में फॉर्म में मिलेगी, जैसे 5 फॉर एग्जाम्पल मिल सकती है, x2 की भी आपको कोई ना कोई मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल -1 मिल सकती है। तो इस तरह का यूनिक सोल्यूशन जो है आपको तब मिलेगा जब आपकी मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो और मैट्रिक्स ए की रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल भी हो। अगर आप देखते हैं कि रैंक मैट्रिक्स ए की रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल है, लेकिन जो नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स ए की रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से स्ट्रिक्टली कम लेस है, तो उस केस में आपको सोल्यूशन तो मिलेगा लेकिन आपको इनफिनिट मनी सोल्यूशन जो है मिलेंगे। मीन्स आपका कम अज़ कम एक जो है या कह लें कि एक या एक से ज़्यादा अननोन जो है वो क्या होंगे उनको आपको आर्बिट्रेटली सपोज करना पड़ेगा। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं कि कम अज़ कम एक अननोन को या समटाइम जो है एक से ज़्यादा अननोन को भी जो है हम खुद से जो है वो आर्बिट्रेटली सपोज करने के बाद बाकी जो अननोन बच जाते हैं उनकी वैल्यूज़ या उनके आंसर को जो है वो अननोन्स जो आर्बिट्रेरी वैल्यूज होती हैं उनके इन टर्म्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, और लिखने के बाद जो है फिर आपको जो सोल्यूशन मिल जाता है इन दी एंड, क्योंकि उसमें आर्बिट्रेरी ये अननोन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। आर्बिट्रेरी मीन्स के रियल आर्बिट्रेरी वाले मीन्स कोई भी रियल नंबर हो सकती है आपके पास वैल्यू आर्बिट्रेरी अननोन की, तो आपको जो सोल्यूशन मिलता है इन दी एंड इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेरी वैल्यूज वो आपके पास क्या होता है इनफिनिट मनी सोल्यूशन जो है बन जाता है। ये था आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, और इसी तरह मैंने आपको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में भी कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में जब आपके पास सारे के सारे कांस्टेंट जो है वो जीरो हों, तो अगर आपके पास जो है मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल ही आ रही है तो आपको ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स कि x1 x2 x से जितने भी अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं सभी की वैल्यूज आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है। और अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन से स्ट्रिक्टली लेस है, तो उस केस में आपको जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा मीन्स के सारे आंसर आपके पास जो है जीरो नहीं होंगे, आपको जीरो के अलावा जो है वो आंसर आपको मिलेगा।
तो ये है ट्रिवियल सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में फ़र्क करो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन के केस में। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में अब आपको जो है वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो दिया गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह जो है वो गास एलिमिनेशन मेथड या गास जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए जो भी आपको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दिए गए हैं इनको जो है आप लोगों ने ए रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में या एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद चेक करना है कि मैट्रिक्स ए और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो है उनकी रैंक्स क्या आती हैं। अगर तो दोनों की रैंक्स आपस में इक्वल आती हैं, जैसा कि ये पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, अगर दोनों की रैंक्स सॉरी आपस में इक्वल नहीं आती जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया है, तो आपका जो सिस्टम है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर दोनों मैट्रिसेस की रैंक्स आपस में इक्वल आती हैं तो फिर देख लें कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया जो है वो क्या है। ठीक है, उनको देख के भी आप बता सकते हैं कि आपका सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा या इनफिनिट सोल्यूशन होंगे, और होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन के केस में या वो या तो ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। अब क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो अगर तो सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है तो वो आपके पास जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा, तो लाजमी करेगा। होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन के केस में यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे फिर से दोबारा कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया कि होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन के केस में सोल्यूशन ना एग्जिस्ट करने की बात नहीं की मैंने कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया में, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो कोई एक कम से कम एक सोल्यूशन जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करता है। होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन के केस में ऐसा केस नहीं होता कि आपके पास कुछ होमोजेनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन दी गई हो और उनका सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट ना करे। कोई भी होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन आपको दी गई जिनमें सारे के सारे कांस्टेंट जो है वो जीरो की कुलाते हैं, उनका कम से कम एक सोल्यूशन जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करता होता है। वो सोल्यूशन कौन सा होता है, वो सोल्यूशन होता है आपके पास कि x1 x2 x3 जितनी भी अननोन्स हैं, अगर आप सबकी वैल्यू जो है वो जीरो पुट कर दें तो वो जो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है वो आपके पास होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो है लाजमी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो आपके फिर जो है ना मैट्रिक्स ए की रैंक पर डिपेंड करता है। अगर रैंक जो है आपके पास जो है वो नंबर ऑफ अननोन से जो है स्ट्रिक्टली लेस है तो आपको जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। मीन जीरो के अलावा भी जो है वो आप लोगों को सोल्यूशन जो है मिलते हैं होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन के केस में। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में आपको सोल्यूशन जो है वो हमेशा लाजमी मिलेगा। अब जब आप लोगों ने ये चेक करना है कि वो सोल्यूशन जो आपको मिलेगा वो ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। ठीक है, ट्रिवियल तब होगा जब आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो, और नॉन ट्रिवियल तब होगा जब मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो लेस हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में आपको होमोजेनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन दिया गया है। आपको जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सॉरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको जब आप एशलोन फॉर्म में या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद जब आप मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड करेंगे यहाँ से, तो मैट्रिक्स ए की रैंक जो है यहाँ पे आपको जो है वो 3 मिलेगी। ठीक है, और नंबर ऑफ अननोन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइन वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी कॉलम होते हैं उतने नंबर ऑफ अननोन जो है वो आपके पास आपके सिस्टम लीनियर इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो नंबर ऑफ अननोन भी आपके पास जो है वो 1 2 और 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जब इस सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स को आप जो है वो रिड्यूस एशलोन फॉर्म में या एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो है इन दी एंड एक रो जो है वो सारी की सारी जीरो बन जाएगी। जो जब सारी की सारी जीरो बन जाएगी तो मैट्रिक्स ए की रैंक जो आपको वो 3 मिलेगी। मैट्रिक्स ए की रैंक आपको 3 मिलेगी और नंबर ऑफ अननोन जो है वो भी 3 होंगे, वो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो इस केस में आपको जो है वो फिर ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो मिलेगा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इस तरह कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया को देख के आप बता सकते हैं कि सोल्यूशन जो है हमारे पास ट्रिवियल होगा नॉन ट्रिवियल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर का 8 का जो थर्ड पार्ट है उसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इस केस में भी जो आपका जो मैट्रिक्स ए होगा उसकी रैंक जो है वो आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी उसकी रैंक के इक्वल नहीं होगी। जब दोनों की रैंक आपस में इक्वल नहीं होगी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में भी था, जब मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक के इक्वल नहीं होगी तो इस केस में भी क्या होगा आपका सोल्यूशन जो है इनकंसिस्टेंट होगा। मीन्स कि आपको जो है यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा इस केस में भी। और जो क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है इसमें आपको जो है वो यूनिक सोल्यूशन जो है मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन कम क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ए बी है उसकी रैंक के इक्वल बन जाएगी। जब रैंक्स आपस में दोनों मैट्रिक्स की आपस में इक्वल बन जाएंगी
तो आपको ये कन्फर्मेशन हो जाएगी कि आपके सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है। और यूनिक सोल्यूशन की कन्फर्मेशन तब होगी जब आप देखेंगे कि मैट्रिक्स ए की रैंक जो कि 3 होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल ही होगी। इसलिए वहाँ पे आपको ये भी कन्फर्मेशन मिल जाएगी, आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा कि मीन्स कि आपको x1 की वैल्यू भी कोई ना कोई नंबर मिलेगा, x2 की वैल्यू भी कोई ना कोई नंबर मिलेगी और x3 की वैल्यू भी कोई ना कोई नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, जिनमें जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 है इन दोनों के सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करते। पार्ट नंबर जो सेकंड है यहाँ पे आपको जो है जस्ट ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, और पार्ट नंबर जो 4 है इसमें आपको जो है वो यूनिक सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा।